नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा नौवीं के बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर वर्कशीट आया हुआ है। और यहाँ पर यह दिया गया है मेरे संग की औरतें नामक पाठ से, जो कि लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। इसकी संख्या है 95 और यह क्षितिज भाग 1 से आपके लिए ली गई है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको पढ़ना और समझते हैं। अंत तक इसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या इस पाठ का, और इसमें से हमेशा प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहें और समझें इसे कि एक बात हम में एक सी रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक की कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यह मृदुला गर्ग कह रही है अपने लिए कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे, अब बिहार का एक कस्बा है जो है डालमिया नगर, ठीक है, में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़म्बों में बैठते, यानी कि अलग अलग जगह पर बैठते थे। ठीक है, मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। कौन? मृदुला गर्ग जी। कॉलेज में वह प्रोफेसर थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। ठीक है, किसके? वहाँ के जो बिहार के डालमिया नगर के लोग थे उनके। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। तो अकाल राहत कोष के लिए उन्होंने वहाँ पर, कहाँ पर? बिहार में डालमिया नगर में, वहाँ की जो औरतें थी, वहाँ के जो मर्द थे, उनके माध्यम से उनसे नाटक करवा कर क्या किया था? पैसा इकट्ठा किया था राहत कोष के लिए। ठीक है, वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे, अब वो एक कर्नाटक पहुँच गई। कर्नाटक का और भी छोटा कस्बा कौन सा था? बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास में कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैं गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने
तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिस के लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। तो यहाँ पर लेखिका अपने बारे में बता रही कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे, किस तरह से उनका जीवन उन्होंने जिया, बिहार में, कर्नाटक में उन्होंने क्या किया। तो आप इसे समझ गए होंगे और मुझे यकीन है कि इसको पढ़कर इसे आपने अच्छे से यदि सुन लिया होगा तो इससे संबंधित प्रश्नों को भी जरूर हल कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।